Hello, good morning, children. Today I teach you a science chapter named How do organisms reproduce? मीन्स जीवों में प्रजनन कैसे होता है या कैसे जीव प्रजनन करते हैं या जीवों में संतान के जन्म देने की प्रक्रिया क्या है और ये कैसे होती है। इस पाठ में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस पाठ में हम इसी विषय को लेकर के बात करेंगे। चलिए आइए इस विषय के बारे में जानते हैं। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लेट अस आस्क अ more basic question. Why do organisms reproduce? After all, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organism. Unlike the essential life processes such as nutrition, respiration, or excretion. On the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of energy will be spent in the process. So why should an individual organism waste energy on a process it does not need to stay alive? It would be interesting to discuss the possible answer in the classroom. Whatever the answer to these questions, it is obvious that we notice organisms because they reproduce. If there were to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its extent. It is the large number of organisms belonging to a single species that brings them out our notice. How do we know that two different individual organisms belong to the same species? Usually we say this because they look similar to each other. Thus reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves. चलिए बच्चों इसको हम समझ लेते हैं इतने पैराग्राफ को। बच्चों बायोलॉजी का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को समझते हैं। इससे पहले कि हम इसे समझें एनिमल रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, हमें यह समझना होगा कि एनिमल रिप्रोडक्शन किस लिए और क्यों करते हैं। जबकि रिप्रोडक्शन या प्रजनन हमारी दैनिक जरूरी क्रियाओं जैसे कि मल त्याग, न्यूट्रिशन लेना, सांस लेना जैसी जरूरी क्रियाओं में शामिल नहीं है, फिर भी यह इतना जरूरी क्यों है? यदि कोई जीवित प्राणी प्रजनन करता है तब उससे अपने शरीर की बहुत बड़ी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर भी सोचने का विषय यह है कि वह प्रजनन क्यों करता है। इन सब टॉपिक पर आप सभी अपने क्लास रूम में डिस्कस करिए विस्तार के तौर पर और हम आपको और भी खास रोचक जानकारियों से अवगत कराते हैं। जब भी आप चर्चा करते हैं कि जीवित प्राणियों में प्रजनन की क्रिया क्यों होती है, तब आपके मन में तमाम तरह के सवाल आते हैं। तब हमें यह जवाब मिलता है कि हम अपने सामने जितने भी जानवर, इंसान, पेड़ पौधों को देखते हैं वे सब प्रजनन के कारण ही संभव हो पाता है। क्योंकि जब जीवित प्राणी रिप्रोडक्शन की क्रिया करेंगे यानी प्रजनन की क्रिया करेंगे तब ही हम उनके बच्चों को देख सकेंगे और उनकी संतति में वृद्धि हो सकेगी और वे पृथ्वी पर हमें आगे भी देखने को मिलेंगे। बच्चों जरा सोचें कि यदि कोई जीवित प्राणी, जानवर या फिर पेड़ पौधे प्रजनन करना बंद कर दें तो क्या होगा? जी हाँ, आप लोगों ने सही सोचा बच्चों,
उनका एग्जिस्टेंस या उपस्थिति ही खत्म हो जाएगी। बच्चों, सारी बातों का सार या निचोड़ यह है कि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लिविंग अपने जैसे जीवों को पैदा करते हैं और अपने जैसी प्रजातियों की वृद्धि करते हैं। अब आगे आता है स्पीशीज। स्पीशीज क्या होते हैं? स्पीशीज वे होते हैं जो देखने में उसी प्रजाति जैसे दिखते हैं, हूबहू वैसी खूबी रखते हैं, उन्हें ही हम स्पीशीज कहते हैं। आगे इस चैप्टर में स्पीशीज के बारे में और विस्तार से बताया गया है, वहाँ पर इस टॉपिक को मैं और अधिक डिस्क्राइब करूँगी। चलिए सेकेंड टॉपिक पर आते हैं। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? क्या जीव बिल्कुल अपने जैसी ही संतति या संतान बनाते हैं या अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं या अपने से हूबहू मिलने वाली शक्ल के ही संतान उत्पन्न करते हैं? आइए पहले इस पैराग्राफ को रीड आउट कर लेते हैं। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर। इफ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर, the blueprints for these designs should be similar. Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of body design. In class 9, we learned that the chromosomes in the nucleus of the cell contain information for inheritance of futures from parents to next generation in the form of DNA molecules. The DNA in the cell nucleus is the information source for making protein. If the information is changed, different protein will be made. Different protein will eventually lead to altered body design. Therefore, a basic event in reproduction is creation of a DNA copy. Cells use chemical reactions to build copies for their DNA. This creates two copies of the DNA in a producing cell, and they will need to be separated from each other. However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply push the other one out would not work. चलिए बच्चों, हम लोग इस शेडिंग को समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को और जानना आवश्यक है। इन सब बातों को समझने के लिए हमें इनके डीप पॉइंट को समझना होगा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सेल का बना होता है और सेल में ही न्यूक्लियस होता है, मीन्स सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। यदि सेल यूकैरियोटिक होता है तो उसमें न्यूक्लियस होता है। ओके, अगर यह प्रोकैरियोटिक होता है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। पर इस चैप्टर में हम लिविंग थिंग्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तब हमें सेल के अंदर न्यूक्लियस वाले भाग को ही समझना है। इसलिए सेल यानी कि कोशिका के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं जिसकी संख्या फिक्स होती है, बिल्कुल भी फिक्स होती है। जैसे कि रैबिट या खरगोश में क्रोमोसोम की संख्या 44, कॉर्न में 20 और इंसानों में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। ह्यूमन क्रोमोसोम में 46 क्रोमोसोम होते हैं, मीन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। आगे पढ़ते हैं बेटा सेल डिवीज़न, जो इसी का पार्ट है। विदाउट इसे समझे हुए हम आगे अंडरस्टैंड करने में पॉसिबल
नहीं है, इसलिए इन सब चीज़ों को बारीकी से हमें समझना होगा। सेल डिवीजन यानी सेल या कोशिकाओं का विभाजन, या एक कोशिका या बहु कोशिकाओं को कैसे बनती हैं इसे जानना। सेल डिवीजन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक सेल डिवीजन जिसे हम माइटोसिस कहते हैं और दूसरे सेल डिवीजन को हम मियोसिस कहते हैं। अब माइटोसिस के बारे में जानते हैं कि यदि इसमें सेल का विभाजन होता है, मतलब माइटोसिस में अगर सेल को हम लोगों को विभाजित करना होता है, अगर एक सेल से दो सेल बन रहा होता है तो क्रोमोसोम की संख्या ना तो घटती है और ना ही बढ़ती है, यानी इसके डॉटर सेल जो उसमें भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे। इस प्रकार एक सेल से दूसरे सेल में विभाजित होने पर भी क्रोमोसोम की संख्या माइटोसिस में सेम बनी रहती है। हमारे पूरे शरीर में स्पर्म और ओवम को छोड़कर क्रोमोसोम की संख्या 46 ही होती है। अब दूसरे भाग मियोसिस को समझते हैं। इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधा हो जाती है, मतलब हाफ हो जाती है। जैसे पेरेंट या माता पिता में क्रोमोसोम 46 हैं तो डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम बनेगा। एग्जाम्पल्स के लिए बेस्ट रहेंगे स्पर्म और ओवम, दोनों में ही 23 क्रोमोसोम होते हैं और यही स्पर्म और ओवम मिल करके जायकोट को बनाते हैं और इस प्रकार ये मिल करके 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। यदि इत्तेफाक से इनकी संख्या में वृद्धि होती है तो इसे हम वेरिएशन के नाम से जानते हैं। क्रोमोसोम के ही रख रखाव के लिए सेल डिवीज़न बना हुआ होता है। माइटोसिस और मियोसिस, बच्चों आपको समझाती हूँ कि एक मटेरियल हो, यदि दो चीज़ें बनेंगी, एक मटेरियल से जब दो चीज़ें बनेंगी तो मटेरियल या उस पदार्थ को दुगना होना पड़ेगा। जैसे एक सेल से दो सेल बनना है तो उसके अंदर भरे पदार्थ को भी मात्रा में दुगना होना पड़ेगा। अभी तक हमने पढ़ा बच्चों की सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। अब हमें जानना है कि क्रोमोसोम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्योंकि अगर हम क्रोमोसोम को नहीं समझें कि वह किन चीज़ों से मिलकर बना होता है तो हम आगे के इस चैप्टर के बिंदुओं को समझने में नाकामयाब हो जाएंगे। क्रोमोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। बेटा डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ क्रोमोसोम होता है। यही डीएनए माता पिता का गुण बच्चों में ले जाता है। डीएनए की जो संरचना या स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम डबल हेलिक्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में भी वन वर्ड क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि डीएनए की संरचना या स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम लिखते हैं डबल हेलिक्स होता है, जिसमें बहुत सारी कोडिंग होती है। और मायोटोसिस में जहाँ एक सेल विभाजित होकर दो तो मियोसिस 4 डॉटर सेल बनाता है। माइटोसिस में क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती है, यानी कि डीएनए भी डबल होता है, यानी कि डीएनए में वृद्धि करनी पड़ती है और उसे अपने जैसी दूसरी कॉपी या प्रतिलिपि बनानी होती है। मियोसिस में 1 से 4 सेल हो जाएंगे, सभी में 23 क्रोमोसोम होंगे। यहाँ भी डीएनए को बढ़कर 4 भाग में बदलना होगा। अब बेटा हम जानते हैं कि डीएनए के अंदर क्या होता है। डीएनए के अंदर आरएनए होता है, आरएनए के अंदर प्रोटीन होता है और यही प्रोटीन बाद में बॉडी डिज़ाइन तैयार करता है।
यदि डीएनए में, आगे बेटा ध्यान से सुनिए, यदि डीएनए में कोई बदलाव आता है तो वह उसे आरएनए में, और आरएनए उसे प्रोटीन, और प्रोटीन उसे बॉडी डिजाइन में सेंड कर देता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, अगर डीएनए में बदलाव होगा तो बॉडी डिजाइन भी पूरी तरह बदल जाएगा। जब डीएनए डॉटर सेल में विभाजित होगा तो उसकी संख्या में भी वृद्धि होगी। उस प्रक्रिया को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। सेल में बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा वह डीएनए की संख्याओं में वृद्धि करता है, और वह वृद्धि इसलिए करता है ताकि वह उन्हें नए सेल में भेज सके। इस प्रकार से डीएनए का कॉपी बनता है जिसके बाद वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब बेटा नीचे की लाइन को हमें ध्यान से, दो लाइनों के नीचे की बहुत ही ध्यान से समझना है, जो कि थोड़ी सी कठिन होती हैं। उनको जानने के लिए हमें कुछ और चीज़ों को जानने की आवश्यकता होती है। उसे हम यूँ समझते हैं कि डीएनए का डबल स्टैंड जो कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस सेल में पाया जाता है, डबल स्टैंड जो है वो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस सेल में पाया जाता है। ये जो डबल स्टैंड है वो एक डीएनए है जिससे दो डीएनए फॉर्म होते हैं, और दोनों डीएनए सेल में ही मौजूद रहेंगे। जबकि सेल का दो कॉपी हो गया, और यदि सेल चाहता कि वह एक सेल को बाहर भेज दे तो वह इस कार्य को करने में असमर्थ होगा। उसे पूरी प्रक्रिया के तहत सारे सिस्टम रख कर सेल को बाहर भेजना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि डीएनए बना और बाहर भेज दिया गया। अगर डीएनए को बाहर भेजना है तो सेल का भी निर्माण करना होगा, और एक डीएनए को सेल में भेज दिया जाए और दूसरे को रोक लिया जाए, ये भी सही प्रक्रिया नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ये प्रक्रिया भी काम नहीं करेगी। अब बेटा हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जान लेते हैं, और इसके आगे के चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप लोग ध्यान से ऐसे ही सुनते रहें। डीएनए जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसे न्यूक्लिक एसिड को केंद्रक या अम्लक भी बोलते हैं। डीएनए को सबसे पहले कार्लसबर्ग ने देखा। डीएनए को ओरिजिनल स्ट्रक्चर दिया वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स मीन्स दो रस्सी नुमा या दो कुंडली नुमा आकार वाले। डीएनए और आरएनए सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि इसके अलावा भी ये माइटोकॉन्ड्रिया और पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। क्रोमोसोम की संख्या अंग्रेजी के एक्स लेटर के समान होती है या उससे मिलती जुलती होती है। डीएनए ही ज़्यादा बड़ा रूप जीन बनता है। ये कह सकते हैं कि डीएनए का एक रूप ही जीन होता है। डीएनए ही माँ के शरीर में सही से बॉडी का निर्माण का पूरी तरीके से सूत्रधार होता है। उसके गलत या संतुलित होने से बच्चे के शरीर में कुछ हिस्से घट या कुछ हिस्से बढ़ जाते हैं। जो चीज़ें हमारे डीएनए में होंगी वो हमारी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर दी जाएंगी, मतलब खुद ब खुद मिल जाएंगी, उन्हें भेजने की आवश्यकता नहीं है। आनुवांशिक लक्षण लाने के जिम्मेदार जीन या डीएनए ही होते हैं। इसी वजह से यदि किसी का बच्चा उससे सही से प्राप्त नहीं होता तो वह डीएनए टेस्ट कराकर अपने बच्चे की रियल पहचान कर सकता है और अपने बच्चे से मिल सकता है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है।
इसमें एक ही स्ट्रक्चर होता है। यह शरीर में प्रोटीन संश्लेषण के लिए केंद्रक न्यूक्लियस में स्थित डीएनए से प्रोटीन संश्लेषण की जगह पर सूचना प्राप्त करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक ही मैसेंजर आरएनए से एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं या कड़ियों का निर्माण होता है। आरएनए की खोज सेवेरो ओको, रॉबर्ट हॉली और कार्ल बोसे ने की थी। ओके बेटा, ये रही आरएनए और डीएनए के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अगले वीडियोज़ में हम लेकर आएंगे कुछ और रोचक जानकारी। थैंक यू सो मच।